सभी साथियों को इसरार अज़ल का नमस्कार। साथियों, आज हम पुनः एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह वीडियो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 पर आधारित है। उत्तर प्रदेश जो शहरी भवन है, किराए पर देना, किराया वसूल करना, बेदखली करना का जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो है साथियों 44 सेक्शंस दिए हुए हैं, 44 धाराएं दी गई हैं साथियों। 44 धाराओं के अंतर्गत पूरा ये जो है सिस्टम है। अध्याय 1 में प्रारंभिक है यानी प्रिलिमिनरी है, इसमें संक्षिप्त नाम और विस्तार है इसका। धारा 2 में किराया नियंत्रण अधिकरण का गठन है। अध्याय 2 में किराए का विनियमन है, यानी किस प्रकार किराया दिया जाएगा, सुधार का क्या असर पड़ेगा, किराए की धनराशि कितनी होगी, मानक किराया अवधारण क्या होगा, इत्यादि दिया हुआ है। अध्याय 3 में किराए पर देने का विनियमन, यानी किस आधार पर किराया दिया जाएगा, किराए पर कोई मकान दिया जाएगा, किराए पर कोई दुकान किस आधार पर दी जाएगी, इसके बारे में है। जैसे कि तमाम सारी स्थितियां हैं जिन दशाओं में किराए पर मकान नहीं दिया जा सकेगा। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिन पर किराए पर मकान दिया जा सकेगा। किराया किस प्रकार तय होगा, इस सब बातों का उल्लेख जो है धारा अध्याय 3 में है। अध्याय 4 में बेदखली के बारे में है। कुछ कारणों के छोड़ करके बाकी बेदखली करने पर रोक लगी हुई है। धारा 21 में जो रिलीज ऑफ द बिल्डिंग्स है, यानी जो बिल्डिंग का खाली कराना है या दुकान का खाली कराना है मकान मालिक द्वारा, उसके बारे में उल्लेख है। धारा 21 में इसका उल्लेख है। धारा 21 या 24 में जो भी आदेश होंगे मजिस्ट्रेट द्वारा, उनके विरुद्ध अपील हो सकेगी। धारा 23 में बेदखली के आदेश का प्रत्यावर्तन है। धारा 24 में किराएदार को पुनः किराए के मकान या दुकान में प्रवेश का मामला है, कर सकता है पुनः प्रवेश। अध्याय 5 में मकानदार तथा किराएदार के अन्य अधिकारों आभारों का बारे में है कि जैसे कोई सिकमी किराएदार है तो वो उसको जो है एक किराएदार, सिकमी किराएदार को मकान या दुकान नहीं उठाएगा कि खुद किराए पर लिया फिर आगे उठा दिया। मकानदार तथा किराएदार में क्या आभार होंगे। मरम्मत मामले में मकानदार से पूछना आवश्यक हो जाता है। जैसे अब ये सिकमी किराएदार है तो उसके द्वारा मकान में कोई परिवर्तन सुधार नहीं किया जाएगा। किराएदार द्वारा जल संरक्षण की व्यवस्था करेगा, पाइप वगैरह की व्यवस्था करेगा, सारा वो मामला है। अगर उपद्रव में कोई मकान नष्ट हो गया, दुकान नष्ट हो गई है, किसी ने किराए पर ले रखा तो उसमें उसको संरक्षण प्राप्त है, उसमें उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार अध्याय 5 में ये सब बातें हैं। अध्याय 6 में जो है शास्त्रीय प्रक्रिया यानी पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर है कि कितना पेनाल्टी होगी, कितना होगा, 5,000 रुपये जुर्माना है, 3 माह की सज़ा है, ये सब है। और अध्याय 7 में विविध है। धारा 36 में सद्भावना से किए गए कार्य के लिए संरक्षण है और ये सारी बातें हैं। तो साथियों, पहले आते हैं हम कि किराए पर कोई मकान किस प्रकार दिया जा सकेगा, इस पे हम आते हैं साथियों। किराए पर मकान देने के लिए कौन कौन सी पोजीशंस हैं जब किराए पर मकान साथियों दिया जा सकेगा। तो साथियों, यदि कोई भवन मालिक है, मकानदार है, किराएदार है और वो किराए पर देना चाहता है तो किराए पर मकान दे सकता है। मकान खाली होना चाहिए, मकान सही हालत में होना चाहिए, मकान मालिक किराएदार के बीच में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। विदाउट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी मान्य है, लेकिन जहाँ तक हो सके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के द्वारा होना चाहिए।
और अपना जो भी शर्तें हों किराए की उस हिसाब से होना चाहिए, किराया तय करने तो किराए पर रहना चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में विवाद तब उत्पन्न होता है जब वो कोई किराएदार उसको खाली नहीं करता है, और धारा 21 में इसे खाली करने का प्रावधान दिया हुआ है। तो धारा 21 में जब हम आते हैं तो वो किस आधार पर खाली कराएगा, दिया हुआ है कि प्रोसीडिंग फॉर द रिलीज ऑफ द बिल्डिंग अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट्स, जो हमारा प्रेस्क्राइबिंग अथॉरिटी होता है, यानी हमारा जो अधिकारी होता है जिसको कि प्रेस्क्राइबिंग अथॉरिटी बोलते हैं, यानी नियत प्राधिकारी बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में प्रेस्क्राइब अथॉरिटी बोलते हैं। तो अगर कोई मकानदार कोई आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो न्यायालय जो है मकानदार के पक्ष में किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। और कौन से कारण होंगे? पहला, यदि मकानदार उस भवन को या उसके वर्तमान रूप में उसे गिरा करके नया भवन निर्माण करना चाहता है, या मकानदार अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, उसके लाभ के लिए, जीविका के लिए, व्यापार इत्यादि के लिए उसको खाली कराना चाहता हो, या भवन बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया हो तो उसे गिराकर नव निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित करना चाहता हो। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। प्रतिबंध ये है कि यदि भवन मकानदार द्वारा क्रय किए जाने के पूर्व और किराएदार पहले से था तब तक आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई मकान भवन गिराना है और ये जो एक्ट लागू हुआ 1972 में, इससे पहले से वो किराएदार चला आ रहा है, तो तब तक आवेदन नहीं ग्रहण किया जाएगा मकानदार मालिक की तरफ से न्यायालय द्वारा जब तक कि 3 साल की अवधि व्यतीत न हो जाए अधिनियम के बाद। और मकानदार ऐसा आवेदन पत्र देने से कम 6 महीने पहले किराएदार को नोटिस न दे दे, या ये नोटिस 3 साल की समाप्ति हो चुकी है तो उसके बाद भी दी जा सकती है। 3 साल का मतलब अधिनियम लागू होने के 3 साल बाद। ये है किसी आवासिक भवन के संबंध में किसी व्यापार के प्रयोजनों के लिए अध्यासन के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मान लिया कोई भवन आवासीय है, रिहायशी है, रहने के लिए है, और अब उसमें कोई व्यक्ति व्यापार के प्रयोजन के लिए उसे खाली कराना चाहता किराएदार से, तो ऐसा आवेदन बिल्कुल स्वीकार साथियों नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रतिबंध है धारा 21 के खा खंड में। और जब ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाता है साथियों, तब हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होती है, यानी नियत प्राधिकारी जो होता है, वो यानी हमारा जज जो होता है, वो ये न्यायालय देखेगा कि जो मकानदार आवेदन दे रहा है, मकान मालिक जो आवेदन दे रहा है, पन्ना पत्र रिलीज करने का दे रहा है मकान को, उसके आवेदन की अपेक्षा जो किराएदार की संभावित कठिनाइयां हैं कि किराएदार कहाँ रहेगा, किन स्थितियों में रहेगा, किराएदार का आगे क्या होगा, उसको क्या परेशानियां होंगी, उसके पास आवासीय मकान है या नहीं है, शहर में दूसरा मकान है या नहीं है, दुकान है या नहीं है, उसके परिवार के नाम से कोई मकान है या नहीं, इस तमाम सारी बातों को न्यायालय ध्यान में साथियों रखेगा। यानी मकान मालिक से ज़्यादा किराएदार के पक्ष में न्यायालय को सोचना पड़ेगा। न्यायालय किराएदार के पक्ष में ठीक से सोचेगा, उसकी कठिनाइयों को सोचेगा, उसकी परेशानियों को सोचेगा, और किराएदार के सामने क्या क्या संभावित दिक्कतें आ सकती हैं उन सारी बातों को भी न्यायालय ध्यान में रखेगा। मकान मालिक के आवेदन में जो है उसको अलाउ करने से पहले नहीं, मकान मालिक की भी परेशानियों को देखेगा कि उसका मकान जीर्ण शीर्ण है, गिराना चाहता है, बनाना चाहता है, या
नया भवन निर्माण करना चाहता है, पुराना चिड़चिड़ हो गया है या अपने किसी पारिवारिक सदस्य को देना दे, या वो खुद नया बिजनेस या व्यापार करना चाहता है उसमें, दुकान या दुकान में, लेकिन ये किराएदार को बेदखल करने से पहले न्यायालय ध्यान रखेगा कि किराएदार के सामने संभावित क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं। पहली तो किराएदार का कोई शहर में मकान ना हो, किराएदार के नाम से कोई मकान ना हो शहर में, कि परिवार के नाम से कोई मकान ना हो शहर में। दूसरा, किराएदार की कोई दूसरी दुकान या दुकान का संबंध मामला तो दुकान ना हो। किराएदार सामने जीविका की परेशानी हो। किराएदार के सामने, किराएदार जो है उस शहर में भी नया हो, एडजस्टमेंट कर रहा हो, और ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होंगी, सोशल प्रॉब्लम्स होंगी, इनको भी न्यायालय ध्यान में रखेगा किराएदार को बेदखल करने से पहले। आवासीय भवन की दशा में क्या स्थितियां हैं? यदि किराएदार या उसके परिवार के किसी सदस्य ने जो समानता है उसके साथ निवास कर रहा है, उस म्यूनिसिपैलिटी में यानी उस नगर पालिका में, उस शहर में, उस नोटिफाइड एरिया में, टाउन एरिया में अगर कोई आवासीय भवन बना लेता है, तब तो उसे मकानदार आसानी से बेदखल करा सकेगा। लेकिन यदि उस एरिया में, उस नोटिफाइड एरिया में, उस टाउन एरिया में या उस म्यूनिसिपैलिटी में किराएदार के पास कोई मकान या भवन नहीं है, तो मकानदार उसको इतनी आसानी से नहीं खाली करा पाएगा। और निश्चय ही समझिए साथियों कि न्यायालय को ध्यान रखना पड़ेगा कि किराएदार का कहीं अहित ना हो, किराएदार को कोई परेशानी क्रिएट ना हो, और किराएदार को दिक्कतें ना हो पुनः स्थापित होने पर। न्यायालय इस बात का भी ध्यान साथियों रखेगा। और दूसरा, मकान मालिक को अपनी जो है बोनाफाइड नीड को भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है। सद्भावना की जो है कि सद्भावनापूर्वक वो मकान को चाहता है, ये भी उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसका जो खाली कराने का उद्देश्य है वो सद्भावनापूर्ण है। ये उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि उस सद्भावनापूर्वक खाली कराना चाहता है और उसको युक्त आवश्यकता है और सद्भावनापूर्व जो है खाली कराना चाहता है। किराएदार के पक्ष में यह कि अगर किराएदार बराबर किराया जमा कर रहा है, यदि मकान मालिक को दे रहा तब ठीक, मकान मालिक नहीं ले रहा है तो धारा 30 में जो हमारी धारा है इसकी, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराया देने किराया लेने बेदखली का जो अधिनियम 1972 है, इसके अंतर्गत अगर उसने न्यायालय में इसकी धारा 30 में किराया जमा करने का प्रावधान है, तो धारा 30 के अंतर्गत अगर कोई किराया जमा कर रहा है न्यायालय में, तो उसको भी इतनी आसानी से खाली नहीं कराया जा सकेगा। और उसका अगर किराया अपडेट है, नियत समय तक जमा हो रहा है लगातार, तो ये माना जाएगा कि वो किराया देने में विफल नहीं रहा है। मकान मालिक को ये भी साबित करना होता कि अगला आदमी किराया देने में विफल रहा है, असफल रहा है, समय से किराया नहीं दे पा रहा, कई सालों का किराया बाकी है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे हालातों में मकान जो मालिक है वो साबित करे कि किराया बकाया है, समय से किराया नहीं दे पाया, किराया देने में हीला हवाली करता है, और इसको जो है सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ और कागजों के साथ साबित करना हो। और व्यक्ति अगर उसने किराया दिया है और न्यायालय में भी अगर किराएदार किराया जमा कर रहा है, तो भी ये माना जाएगा किराया जमा कर रहा है और सद्भावनापूर्वक जमा कर रहा है, और ये किराएदार के सारे अच्छे लक्षण उसके अंदर। इस तरह से तमाम सारी जो है सुविधाएं हैं किराएदार के पक्ष में, मकान मालिक के पक्ष में। तो एक न्यायालय जो हमारा है, नियत प्राधिकारी जो न्यायालय हमारा है, प्रिसाइडिंग अथॉरिटी जो हमारा न्यायालय है, उसको ध्यान रखना होगा कि किसी भी किराएदार को बेदखल करने से पहले उन सभी समस्त स्थितियों पर विचार करना होगा जिनकी वजह से एक किराएदार को दिक्कत हो सकती है, कठिनाइयाँ हो सकती है, परेशानियाँ हो सकती हैं। मकान मालिक के पक्ष में तो तमाम सारी बातें हैं कि उसे खाली करा सकता है, तमाम सारी बातें हो सकती हैं। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। आसान ही बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आसान ही बल्कि पूर्ण विश्वास है कि किराए से संबंधित ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत पसंद आएगा। आप सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।